हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेल गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो नेट स्टूडेंट हो चाहे पीजीटी वाले स्टूडेंट है, तो नेट वाले स्टूडेंट और पीजीटी दोनों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैच करते हैं नेट और पीजीटी के। वैसे ये आपका पेपर है 2012 का दिसंबर सेशन का। आप सबको पता है साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वही है 2012 का। ठीक है, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आएंगे मैं सारे सोल्व करवा दूंगी आपको। तो नेट वाले स्टूडेंट के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नेट वाले बच्चे हैं तो ध्यान से देख लेना किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्जाम में, जो पहली बार देने जा रहे हैं वो भी। अभी जनवरी में हुआ था, अभी आगे आपका 6 मंथ बाद जून जुलाई में होगा। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है। आप अगर नेट का पेड कोर्स लेना चाहते हो या पीजीटी का पेड कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर पूरा ज्योग्राफी नेट और पीजीटी कोर्स अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर हम 2012 का क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं गाइस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर भू संकलन से संबंधित। भू संकलन यानी लैंड स्लाइड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये होता क्या है? यानी वायु या पानी की नमी के द्वारा जब भी कोई पहाड़ी इलाके या कोई पहाड़ी है उसका कुछ पार्ट इस तरीके से लैंड स्लाइड हो जाता है, यानी खिसक जाता है अपनी जगह से। आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में कहते हैं सड़कें बंद हो गई है बारिश के दौरान क्योंकि पहाड़ी गिर गई है और उसने सारी सड़क को कवर कर लिया है। तो वो जो घटना होती है उसे ज्योग्राफी में भू संकलन कहते हैं, यानी लैंड स्लाइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है आधार शैल यानी बेस लेवल जो होता है ना रॉक का, तो जो बेस लेवल होता है और भूमिज मलबे की तुलनात्मक रूप से सूक्ष्म पुंज की द्रुत अवगम्य संचलन या गति। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है कि किसी पहाड़ी के किसी एक पार्ट का नमी के द्वारा या बारिश के द्वारा जो मलबा है वो जब खिसक जाता है, भूमि से मलबा खिसक जाता है, तो उसे कहते हैं लैंड स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, निम्न में से मरुस्थल और देश महाद्वीप का कौन सा युग्म नहीं है? भाई अटाकामा आपका डेजर्ट दक्षिण अमेरिका में, बिल्कुल करेक्ट। गोबी डेजर्ट आपका एशिया के सेंटर में है, करेक्ट है। सोनोरन मरुस्थल पश्चिम एशिया में, ये आपका गलत है क्योंकि सोनोरन जो डेजर्ट है ये आपका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 था वो गलत था। नेक्स्ट आता है, अंतर समुद्री कैनियन के उद्भव के पंकिल धारा सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक निम्नलिखित थे। तो अंतर समुद्री अगर कैनियन की बात करें, कैनियंस क्या होती हैं कि आपके समुद्र के अंदर जो पतले पतले पर्वत होते हैं ना, पतले और संकरे पर्वत को, आपके समुद्र के अंदर भी माउंटेन होती है, इस चीज़ को याद रखना। और समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गयोट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है कि समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गयोट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं इन कैनियन की उत्पत्ति से कि समुद्र के अंदर ये जो पतले पतले पर्वत है किस तरीके से बने हैं। तो उसी में ही एक डैली महोदय का है पंकिल धारा सिद्धांत, जो कि बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में आता भी है। बाकी ये तीनों में से कोई भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है, पैन प्लेन शब्द किसका संकेत करता है? भाई आपको पता है कि जो डेविस महोदय हैं उन्होंने भी अपना अपर्दन चक्र दिया था, इरोजन सर्कल दिया था, और पैंक महोदय का भी था, क्रिकमे का भी था। तो बहुतों ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो नदी की वृद्धावस्था में निर्मित समतल पृष्ठ, बिल्कुल गलत। पैन प्लेन वृद्धावस्था में निर्मित समतल पृष्ठ नहीं था। पवन अपर्दन द्वारा निर्मित समतल पृष्ठ, ये भी गलत। पवन द्वारा नहीं बनता, ये नदी द्वारा ही बनता है, और समुद्री क्रिया द्वारा भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर बाढ़ कर्त मैदानों के जुड़ने से जो मैदान बना था ना, उसे पैन प्लेन कहा था। देखो, नदी चक्र की वृद्धावस्था में जो निर्मित समतल पृष्ठ था उसे पैनी प्लेन कहा गया था, समप्राय मैदान कहा गया था। क्या कहा गया था? डेविस महोदय ने उसे क्या कहा था? समप्राय मैदान। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्या कहा था भाई? समप्राय मैदान। मैं लिख देती हूँ, समप्राय मैदान कहा था डेविस महोदय ने। जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज पर होती है तो उसमें भाई अपने इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, मलबा वगैरह ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है, तो वो चीज़ों को डिपॉजिट करने लग जाती है, यानी जमा करने लग जाती है प्लेन एरियाज पर, तो उसे कहते हैं समप्राय मैदान। ठीक है, तो पैन प्लेन शब्द यहाँ पर बाढ़ कृत मैदानों के जुड़ने से, यानी जो बाढ़ के मैदान है जब वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं उनसे जो आपका प्लेन एरिया बनता है उसे नाम दिया गया था पैन प्लेन। तो ध्यान देना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आता है, अपर्दन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? भाई देखो, घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन यानी
अपर्दन हो रहा है, और अपर्दन भी 3 टाइप का होता है। सन्निघर्षण यानी जब आई थिंक इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसमें जब पदार्थ आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टूटते फूटते रहते हैं। अपघर्षण यानी पदार्थ धरातल की सतह के साथ घिस घिस कर टूटते हैं, ठीक है। और इसमें संक्षारण में क्या होता है, इसमें आपकी कुछ ऐसे जैसे चूने का पत्थर है, चूने की चट्टान है, जैसे ही वो पानी के संपर्क में आए तो घुलने लग गई, तो इस प्रकार का जो अपर्दन होता है उसे कहते हैं संक्षारण, ठीक है। तो आद्य खनन ये तो बिल्कुल अपोजिट है। आद्य खनन होता है कि धरती के अंदर से खनन के टाइप से कुछ निकालना। नेक्स्ट आता है सौर स्पेक्ट्रम को उसके तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम, आरोही यानी चढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो भाई चढ़ते क्रम में तो सबसे पहले आती है आपकी एक्सरे नंबर 1 पर, उसके बाद आती है हमारी पराबैंगनी किरणें, और फिर आती हैं हमारी सूक्ष्म तरंगे, और फिर टेलीविजन तरंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। पहले एक्सरे आती हैं। जब आप सौर स्पेक्ट्रम का पूरा डायग्राम देखोगे ना, मैंने अपने पेड कोर्स में पूरा डिटेल से इसको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि नेट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन सौर स्पेक्ट्रम से आते ही आते हैं। नेक्स्ट आता है वायुमंडल द्वारा परावर्तित ऊर्जा। भाई वायुमंडल ने जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर दी वो क्या करती है, भाई वायुमंडल ने जो ऊर्जा, वो वायुमंडल को गर्म नहीं करेगी, आने वाली ऊर्जा से उसका भिन्न तरंग दैर्घ्य होता है। सामान्यतः दृश्यमान प्रकाश की सतह से लघु ऊर्जा होती है जो कि वायुमंडल को वेधती नहीं है और अवशोषण के द्वारा वायुमंडल को गर्म करती है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, जो वायुमंडल ने जो ऊर्जा रिफ्लेक्ट कर दी यानी अपने पास से भेज दी ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। वो वायुमंडल को गर्म नहीं करती क्योंकि वो तो चली गई है, वायुमंडल के पास ऊष्मा आई और उसने सीधा उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, चाहे वो फिर धरती पर गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, वो धरती पर गई या फिर वो वापस लौट गई सूर्य के पास, तो उसका कोई योगदान नहीं रहा वायुमंडल को गर्म करने में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये है आपका जेट धारा से रिलेटेड, और जेट धारा से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ध्रुवीय जेट धारा यानी पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में कौन सा कथन करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो भाई ध्रुवीय जेट धारा, तो देखो नाम से पता चल रहा है, यानी जो पोलर एरिया में आपकी जो हवाएं बहती हैं तेज तेज, उनको कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। तो ग्रीष्म काल में ये उत्तर की ओर गतिमान होती है, बिल्कुल करेक्ट। जैसे ही गर्मी आएंगी तो ये नॉर्थ की ओर बढ़ती चली जाती हैं, और सतही तापमान के परिसंचरण को ऊर्जा देती है, बिल्कुल करेक्ट गाइस। जो आपका तूफान होते हैं ना, स्ट्रोम होते हैं, उनको काफ़ी हद तक ये बढ़ावा देती है। ध्रुवीय वाताग्र के अनुरूप होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पोलर वाला जेट स्ट्रीम है तो कहीं ना कहीं जो पोलर वाला फ्रंट है उसको पैदा करने में इनका काफ़ी योगदान रहता है, और इनका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि ये ध्रुवीय है तो इनका शीतकाल में ही वेग अधिक होता है, ठीक है, गर्मियों में ये नहीं होता। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु में जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है। गाइस ये क्वेश्चन आप ये लगा लो, पीजीटी में, DSSB में, KVS में और HTET में भी हद से ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। ये आपसे यहाँ पर जल के कणों का प्रतिशत या फिर जलवाष्प जिसे आप कहते हो, वाटर वेपर, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4%। मैक्सिमम जो वाटर वेपर होते हैं गाइस वो आपके ट्रॉपिकल एरियाज में ही होते हैं, तो 4% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, प्रति चक्रवात में जो ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह होता है वो निम्न में से फलीभूत होता है। ऊपरी दिक परिवर्तन, ऊपरी रूपांतरण, ऊपरी और सतही दोनों दिक परिवर्ती, और सतह पर रूपांतरण या ऊपरी दिक परिवर्तन। तो जो एंटी साइक्लोन होता है इसमें जो हवाएं, जो वायु का प्रवाह होता है ना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यानी इस तरीके का वायु का प्रवाह होता है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें जो चीजें नीचे से हवा चली तो वो क्या किया उसने, ऊपरी रूपांतरण, यानी उसने नीचे की चीजों को ऊपर पहुंचाया, तो ऊपरी रूपांतरण इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस गाइस आपके नेट के एग्जाम में आते हैं, तो आपको कंसेप्ट को समझना है। आप रट्टे मार के नेट का एग्जाम देने जाओगे तो क्लियर नहीं होगा। अगर आप कंसेप्ट को समझोगे, डिटेल में जाओगे, तो आपका इजीली नेट का एग्जाम आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर पाओगे। और इन सब के लिए पूरा फुल कंसेप्ट अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो अचीवर्स अकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट का कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। वैसे भी आप वहाँ पर सारे कोर्सेज आपके 1 ईयर हो गए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो 1 ईयर आपके पास कोर्स रहेगा जिसमें आप फुल डिटेल से, फर्स्ट बार में अगर आपका 1-2 मार्क्स से रह जाता है तो दूसरी बार में तो आप विद JRF अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र में सर्वाधिक स्रवनिष्ठ
लवण है। ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा बार पीजीटी, DSSS हर एग्जाम में और नेट में तो आ ही रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो भाई सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्र के पानी में, और इस सोडियम क्लोराइड की वजह से ही समुद्र का पानी खारी होता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बताओगे। दूसरे नंबर पर समुद्र में कौन सा लवण पाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है जल चक्र में वाष्पीकरण से एकदम पहले क्या आता है। वाटर सर्कल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, तो भाई सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर, तापमान होगा जब ही आपका वाष्पीकरण शुरू होगा। अगर आपका देखो टेम्परेचर अधिक है तो पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, और जब पानी भाप बनकर उड़ेगा तभी तो आपकी संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया होगी तो आपके बादल बनेंगे, और बादल बनने के बाद आपका वर्षा होगी। तो ये सर्कल होता है, ठीक है। तो अवक्षेपण तो ये अलग वर्ड है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो आपकी खाद्य श्रृंखला है उसमें पोषण स्तर 1 में निम्न में से कौन आता है। तो भाई खाद्य यानी फूड चेन जो आपकी है, इसमें अगर नंबर 1 लेवल की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हरे पौधे, ठीक है, जिसे पादप भी कहते हैं, हरे पौधे भी कहते हैं, या उत्पादक भी कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको उत्पादक देखने को मिले, या हरे पौधे देखने को मिले, या पादप देखने को मिले, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। फूड चेन मैंने पूरा डिटेल से आपको पढ़ा रखी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब के कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। यानी कार्बन सिंक किसे कहते हैं, तो जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, यानी आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास जो भी आपके घने जंगल हैं, घने पेड़ पौधे हैं, जैसे अमेजन वन है, स्पेशली अमेजन वन को, अमेजन जो वन है साउथ अमेरिका में है, तो उन्हें कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इजी सा था ये पेपर 2012 का, इतना मुश्किल नहीं है। पारिस्थितिकी निश किसका संकेत करता है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंत्य क्रिया का, या पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव की कार्यात्मक भूमिका का, मनुष्य और पौधों की अंत्य निर्भरता का, या कोई नहीं। तो गाइस जो पारिस्थितिकी निश जो वर्ड है ना, निश, ये दिखाता है कि एक पर्यावरण के बीच जो मनुष्य जो जीव है और जो पर्यावरण है, यानी जो जीव है, जो पेड़ पौधे हैं, वो आपस में कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, कैसे एक दूसरे के साथ अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने यह अवधारणा दी कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हद से ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। तो जेम्स हटन महोदय ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है, ना आदि का पता है ना अंत का, ठीक है। तो ये दो जो लाइनें हैं इसके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी और बड़ी फेमस थ्योरी थी एक रूपतावाद का सिद्धांत। 1785 में 1985 में एक रूपतावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, रीटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती क्या कहते हैं। तो भाई इसने कुछ भौगोलिक जो तथ्य हैं उनको वैज्ञानिक रूप से, यानी इसने साइंटिफिक तौर की बिल्कुल अवहेलना कर दी कार्ले रीटर ने। वैसे भी कार्ले रीटर एक उद्देश्यवादी भूगोलवेता था, वैज्ञानिक नहीं था, भूगोलवेता था, जियोग्राफर था। तो कार्ले रीटर जो था उसे आराम कुर्सी का भूगोलवेता भी कहते हैं, क्योंकि उसने सारा काम जो किया था अपने ऑफिस में ही बैठ के सारी रिसर्च की थी, ज़्यादा घूमता नहीं था, ये प्रोफेसर भी था भाई, ठीक है। तो कार्ले रीटर एक उद्देश्यवादी भूगोलवेता थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हार्टशान के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र और पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हार्टशान महोदय मानता है कि अगर हम बात करें भौगोलिक विचारधारा की जो दिशा है वो भी फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो थे रिच्तोफेन महोदय, ठीक है। हार्टशान महोदय ने कहा था रिच्तोफेन के बारे में कि आधुनिक भूगोल के क्षेत्र और पद्धति पर इनकी जो कथन, इनकी जो थ्योरीज है वो फ्यूचर में भौगोलिक विचारधारा की जो इन्होंने दिशा है उसको काफ़ी हद तक निर्धारित कर दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेता ने जोर दिया है। तो जलवायु की अगर बात करें तो हंटिंगटन महोदय ने काफ़ी जोर दिया है मानव जीवन में, ह्यूमन ज्योग्राफी की यहाँ पर बात की गई है। तो हंटिंगटन इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, यह विचार कि ऐसा हिमयुग था जिस दौरान आधुनिक उत्तरी जो यूरोप है वो हिम या बर्फ की चादर से ढका हुआ था, की वैधता स्थापित करने का श्रेय किसे जाता। भाई अगासिस ने कहा था। ये अगासिस का कहना था कि एक टाइम पे ऐसा हिमयुग आया था कि जो पूरा आपका यूरोप है ना, उत्तरी यूरोप, वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था। तो ये कथन किसका था, अगासिस महोदय ने दिया था।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी कि ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, दोनों गलत है, एक सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी नेट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और अब ये क्वेश्चन आपकी पीजीटी में भी आने लग गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महासागरों में वयस्क पुरुष जनसंख्या यानी मेल जो पॉपुलेशन है उसकी बात की गई है, मेल पॉपुलेशन की संख्या का अधिक वर्चस्व रहता है। और दूसरा कथन है कि भाई जो माइग्रेशन है यानी प्रवास है वो आयु और लिंग चयनात्मक है, यानी ये कहा गया है कि आयु और लिंग के अनुसार ही आपका माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है। देखो आप एक बात समझो कि जो बूढ़े लोग हैं वो थोड़ा माइग्रेशन करने से हिचकिचाते हैं, वो प्रवास कम करते हैं, जबकि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा प्रवास करने के लिए यानी नौकरी की तलाश हुई या कोई भी अन्य अच्छा काम मिल रहा है, अच्छी जॉब मिल रही है या कहीं अलग सेटल हो गई, तो इस तरीके से ही प्रवास ज़्यादा करते हैं। ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। और महानगरों में अगर हम बात करें ना तो जो आपकी मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, कुछ तो माइग्रेशन से वहाँ पर पहुँच जाती है। तो मेन कारण तो माइग्रेशन ही रहता है, क्योंकि माइग्रेशन में जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा काम की तलाश में निकलती है और बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाती है। तो दोनों कथन ठीक है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कुल जनसंख्या में बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्ग यानी 60+, इनकी जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसके बीच पड़ता है? तो भारत में अगर बुजुर्गों की बात करें तो भाई 5 से 10% पॉपुलेशन आती है। ठीक है, भारत में आप सबको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ युवा ज़्यादा यानी यंग जनरेशन ज़्यादा है। और किसी भी देश के अगर पॉपुलेशन में यंग जनरेशन ज़्यादा होती है ना तो वो उस देश की पॉपुलेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यंग जनरेशन एक ऐसी जनरेशन होती है जो काम कर सकती है, अपना और अपने पर आश्रित लोगों को भी उनका भी ध्यान रख सकती है और उनका भी पालन पोषण कर सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी प्रवास धारा भारत में अधिकतम प्रवास का अनुभव करती है? तो भाई ज्यादातर जो प्रवास देखा गया ना इंडिया में, सबसे अधिकतम यानी सबसे ज्यादा जो प्रवास होता है इंडिया में वो गांव से लोग गांव की ओर ज्यादा प्रवास करते हैं। यानी गांव के लोग जो होते हैं ना वो काम की तलाश में साइड वाले गाँव में चले गए, तो इस तरीके का प्रवास ज्यादा देखा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। 21वीं शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित नगरीय विश्व और सार्वभौमिक शहर को निम्न में से कौन सा व्यक्त करता है? तो भाई 21वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो जो आपकी जो नगरीय यानी वर्ल्ड लेवल, या ये कह सकते हो वर्ल्ड लेवल नहीं, आप ये कह सकते हो कि जैसे दिल्ली सिटी हो गई, ठीक है, इनमें से इस तरीके की जो सिटीज़ होती है जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन हो गई और आसपास के एरियाज ने आके यहाँ पर काम की तलाश में आके भर गया, मतलब पूरी अच्छी तरीके से, तो उसे कहते हैं वास्य नगरी यानी एक्यो मोनोपोलिस। ये नगर के अलग अलग टाइप्स हैं जो मैंने डिटेल में करवा रखे हैं। मेटा नगर, मेगा नगर, महानगर, सिटी क्या होती है, इनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं ज्योग्राफी में। कितनी पॉपुलेशन तक हम मेगा सिटी कहेंगे, कितनी तक मिलियन सिटी कहेंगे, कितनी तक आपकी एक्यो मोनोपोलिस होती है, कितनी तक मैनोपोलिस होती हैं। तो इन सब चीज़ों को वैसे तो मैं शुरू करने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ाऊँ, फिर भी यार बहुत ही डिटेल हो जाती। अगर आपको करनी है फुल डिटेल से एक एक चीज़ को समझना है तो आप पेड कोर्स की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा अधिवास का यादृच्छिक वितरण इंगित करता है? यानी अधिवास का, अधिवास यानी जो आपकी बस्तियां होती है, ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, सेटलमेंट जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, उसका जो यादृच्छिक वितरण है वो हमें बताता है। यादृच्छिक वितरण यानी आप ये कह सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार जो वितरण हुआ, यानी यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार जो लोग बस गए सेटलमेंट में, ठीक है, तो उसे कहते हैं। तो यादृच्छिक जो वितरण दिखाता है वो 1.00, ये अलग अलग टाइप का होता है, 0.49, 1.59, अलग अलग तरीके का वितरण होता है। ये सारी चीजें हमने करवा रखी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। संसाधन की तनन क्षमता क्या संकेत करती है? समुचित प्रतिस्थापन खोजने की क्षमता, विनाश की संभाव्यता, अधिक उत्पादन की क्षमता या अनिशेषणता। तो जो संसाधन की तनन क्षमता होती है, देखो तनन यानी हम आप ये लगा सकते हैं ये तो हमेशा तना हुआ रहता है, भैया हमेशा तना हुआ रहता है, इसको तो घमंड है किसी चीज़ का। तो इसी तरीके से आप संसाधन की भी सोच सकते हो। जब आपको हद से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाएगी ना, आप घमंड में रहोगे, तने हुए रहोगे, भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो संसाधन का जब हम एक संसाधन से यानी रिसोर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्राप्त करने की बात आती है ना, यानी अधिक से अधिक हमें उत्पादन करने की होड़ रहती है, तो उसे कहते हैं अधिक उत्पादन की क्षमता, और इसे रिसोर्स की तनन क्षमता के नाम से जाना जाता है।
ये आता है वॉन थ्यूनेन का मॉडल, और नेट का कोई एग्जाम ऐसा नहीं गया होगा जिसमें वॉन थ्यूनेन के मॉडल से एग्जामिनर क्वेश्चन ना पूछे। सीधी बात है भाई, हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। वॉन थ्यूनेन का मॉडल है ये कृषि अवस्थिति सिद्धांत, ठीक है, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, जो कि एग्जाम में हर बार आती है। बाजार, बागवानी, ताज़ा दूध, ईंधन, कोस्ट, गहन, ये सिंपल सी बात है। इसने बताया कि भाई एक ये नगर है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक ये नगर है, ये यहाँ पे मान लो ये नगर बसा हुआ है, इस नगर के चारों ओर सबसे पहली रेंज जो आएगी उसमें आएगा बाजार, बागवानी और ताज़ा दूध। बाजार भी यहीं पे लगेगा, नगर के पास ही बाजार लगता है। बागवानी भी नगर के आसपास वाले फर्स्ट रो में ही की जाती है, और ताज़ा दूध भी यही मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है तो जल्दी से नगर के पास पहुँचानी जाती है। तो वो कहता है वॉन थ्यूनेन की फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, बाजार, बागवानी लगवाएंगे, हाँ, और इस तरीके की चीज़ें हम उगाएंगे। फिर सेकेंड रो में वो कहता है कि ईंधन और कास्ट होगा, भाई लकड़ी वगैरह उगाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि लकड़ी का वजन दूरी के अनुसार घटता है, लकड़ी सूखने पर वजन घट जाता है, तो इसलिए वो उसे सेकंड रो में लगाता है। उसके बाद वो कहता है अगली नेक्स्ट रो में भाई हम जो हमारी खेती बाड़ी है वो करेंगे, गहन कृषि करेंगे, जैसे गेहूं, चावल, इस तरीके की एग्रीकल्चर करेंगे। तो इस तरीके से अपना इसने ऐसे थ्योरी दी थी कि भाई कहाँ पर हमें क्या उगाना चाहिए, नगर के आसपास क्या उगाना चाहिए, और जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो वहाँ क्या उगाना चाहिए, दूर वाले खेतों में क्या उगाना चाहिए। तो ये वॉन थ्यूनेन मॉडल था जो कि एग्जाम में हर बार आता है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं ना। कमेंट कर देना कैसे लगे आपको ये सीरीज। अगर आप चाहते हो कि मैं नेट के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से ही कराऊं तो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। और ये वीडियो मेरे चैनल पर भी डालूंगी मैं, और निशा मैम के चैनल पर तो रहेंगी ही। तो भाई मेरे चैनल का भी नाम सुन लो गाइस, जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं जिनको नहीं पता है, तो ये मेरा स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, पर ज्योग्राफी का ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्टडी विद दीपा सैनी। तो इस चैनल के साथ भी जुड़ के आप मैक्सिमम अपना सिलेबस कर सकती हो, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है। और अब हम डेली आपको एक वीडियो मिलेगी ही जिसमें आपको नेट से रिलेटेड, पीजीटी से रिलेटेड या तो टॉपिक मिलेगा या फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ भी ज़रूर जुड़िएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सर्जन किसका परिणाम है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंत्यक्रिया। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। केवल देखो यहाँ पर केवल प्राकृतिक दिया गया, यहाँ पर सामाजिक, यहाँ पर आर्थिक, इसलिए ये तीन ऑप्शन गलत है। क्योंकि हम संसाधनों को जो प्राप्त करते हैं, जो उनकी उत्पत्ति होती है, जो पैदा होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, वो हमें नेचुरल रूप से तो रिसोर्सेज मिलते ही हैं, नेचुरल तो आएगा ही आएगा। और हम अपना जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी गतिविधियों को पूरा करने के लिए, तो इसमें सांस्कृतिक, ठीक है, अपनी सभी प्रकार की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज का सर्जन करते हैं। तो ये किसका परिणाम है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की अंत्यक्रिया का। नेक्स्ट आता है, ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है। तो ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में बिल्कुल लास्ट स्टेज आपको बतानी है। तो देखो हम सबसे पहले हमने कोई भी संसाधन मिल गया हमने भाई, जैसे हमने ये लगा लो कोयला निकाला, हमने कोयला निकाला खानों से, तो कोयला निकाल के फिर हमने ट्रक में भरा, यानी पहले रूपांतरण किया, फिर भंडारण किया, फिर परिवहन किया, फिर हमने वो यूज़ कर लिया, ठीक है। यूज़ करने के बाद लास्ट में क्या हो गया, जो राख बच गई उसका हमने क्या किया, निपटान किया, ठीक है। कोयले को जला लिया, रिसोर्स खत्म हो गया, राख बच गई, उस राख का, अवशिष्ट सामग्री का उचित तरीके से निपटान भी ज़रूरी है। तो लास्ट स्टेज यही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसने अनुक्रमिक विस्तरण परिवहन नेटवर्क विकसित किया। भाई ये आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, 1 मिनट, हाँ, तो टाफे, मोरिल और गुल्ड महोदय थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में काफ़ी अच्छा काम किया था। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 आते हैं, कई बार आपको संयोजी पूछी जाती है, परिवहन जाल पूछा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन परिवहन से बनते ही हैं। नेक्स्ट आता है इतिहास की भौगोलिक दूरी, अगेन फेमस, ये कह लो नेट का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार आता है। मैकेंडर जो महोदय थे उन्होंने इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, कि जो भौगोलिक दूरी है उसे किस तरीके से कैसे किया जाएगा। जो एक इतिहास की भौगोलिक दूरी, ये तो मैकेंडर का था, एक स्पाइकमैन का था, स्थल सिद्धांत, हृदय स्थल सिद्धांत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। नेक्स्ट आता है, चिली अपनी आकृति के किस वर्ग में पड़ता है। अब देखो चिली है ना, जो है चिली, वो दक्षिण अमेरिका की कंट्री है चिली, ठीक है। जैसे एशिया में भारत आता है ना, उसी तरीके से साउथ अमेरिका में आपका चिली कंट्री आती है। अब जो चिली है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे,
तो जो चीली है ना, चीली अपनी आकृति के किस वर्ग में पड़ता है? खंडित लंबाकार। यानी इस तरीके से देखो, लंबाकार तो है बट बिल्कुल परफेक्ट लंबाकार नहीं है ना, बिल्कुल लंबाई में नहीं है, तो खंडित, खंडित वर्ड भी जोड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं से लंबाकार तो है पर कहीं से कटा फटा है, तो राइट आंसर रहेगा खंडित लंबाकार। ठीक है, ये आपका नेट में आ चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के जन्म के प्रथम वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जो भाई पैदा हो गए, पैदा होने के 1 साल का बेबी हुआ नहीं, उससे पहले पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, कई बच्चे पैदा होते ही मर जाते, कई 1 महीने का होके मर गया, 2 महीने का होके मर गया, तो इस तरीके से जो डेथ होती है ना बेबीज की प्रति 1000 पर होगी, ये उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इनफैक्ट डेथ रेट के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के अवरोही क्रम को लेकर राज्यों की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा सही है? तो देखो, अब आपसे 1 या 2 नहीं पूछे जाते एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, तो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे 2011 की पॉपुलेशन की बात करें तो आपसे पूछा गया है क्या? साक्षरता दर। सबको पता है केरल में ज़्यादा। अब देखो, एक केरल याद करने से काम नहीं चलेगा, अब देखो दूसरा आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम नेट का एग्जाम या पीजीटी का दे रहे हो तो हर एक के आपको 2 तो जरूर पता होंगे, मिनिमम 2 तो पता होने ही चाहिए, और 3 अगर आप कर लेते हो तो वो अच्छी बात है। तो केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, तो 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यही आपका लिटरेसी रेट बेस्ट था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? तो जनजातीय है ना, जो अर्थव्यवस्था है वो गहन खेती कभी भी नहीं करती। जनजातीय अर्थव्यवस्था ये लगा लो, ऐसी लोग होते हैं जो 2-3 साल यहाँ रह रहे हैं, 2-3 साल वहाँ रह रहे हैं, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना वो आपकी स्थानांतरित कृषि करते हैं। ठीक है, यानी जिसे काटो और जलाओ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये किसी स्थान पर जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को काटते हैं, फिर अवशिष्ट पदार्थों को जलाते हैं, उस राख को मिट्टी में ही मिला देते हैं और वहाँ पर 3-4 साल खेती बाड़ी करते हैं, और जब वो मिट्टी कुछ उगाने के लायक नहीं रहती तो उसको छोड़कर और किसी पार्ट में जाके बस जाते हैं। तो ये जनजातीय अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर आपकी स्थानांतरित कृषि से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? भारत की कृषि जलवायु क्षेत्रों का बेसिस पूछा गया कि किस आधार पर योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु एरियाज में डिवाइड किया है? तो भाई वर्षा, तापमान और एग्रीकल्चर जो एरिया है उसके आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है, महानगरीय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? तो भाई देखो, महानगरीय क्षेत्र, आप एक सीधी बात देखो, ये सारी चीजें है ना हर एक एरिया में मिलती है, बट नगरों में लोग काम की दृष्टि से ज़्यादा जाते हैं ना। नगरों में आपने देखा होगा छोटे इलाकों की तुलना में जो बड़े इलाके होते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर काम ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर माइग्रेशन भी करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा कार्यात्मक क्षेत्र। तो जितना बड़ा नगर होगा उतने ही कार्य अधिक होंगे, बिल्डिंग्स अधिक होंगे और आपकी मैन्युफैक्चरिंग अधिक होगी। तो इस सारी चीज़ें अधिक होने की वजह से वहाँ पर आपकी जो रोजगार है वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज कार्यात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया? भाई भारत को नियोजन प्रदेशों में विभाजित अलग अलग विद्वान ने किया था, ठीक है, बट यहाँ पर आरपी मिश्रा दिया हुआ है। आरपी मिश्रा ने भी भारत को नियोजित प्रदेशों में बांटा था और अलग अलग विद्वानों ने बांटा था, पर यहाँ पर आरपी मिश्रा इज करेक्ट आंसर। स्टाम्प महोदय ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, स्टाम्प से रिलेटेड क्या, कि ब्रिटेन में जो मानचित्र बनवाए गए थे वो किसने बनवाए? तो स्टाम्प महोदय ने बनाए थे, ये याद रखना। स्पेट ने भी भारत को डिवाइड किया था, आरएल सिंह ने भारत को डिवाइड किया था, अलग अलग एरियाज में, नियोजन प्रदेशों में डिवाइड नहीं किया था, वैसे अलग से डिवाइड किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक विषमता को पहली बार महत्व दिया गया? तो भाई देखो, प्रादेशिक विषमता को यानी एरियाज को ज्यादा महत्व दिया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीसरी में, पहली में तो एग्रीकल्चर को ही बढ़ावा दिया, दूसरी में उद्योगों की तरफ ध्यान दिया, तीसरी में एग्रीकल्चर और उद्योग उनको तो बढ़ावा दिया ही दिया, और उसके साथ एक कोई जो प्रदेश है, देखो ज्योग्राफी में जो रीजन होता है, जो प्रदेश होता है ना, उसे कहते हैं किस मान लो कोई एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में आप ये कह सकते हो पानीपत है जैसे, तो हरियाणा में पानीपत हो गया, करनाल हो गया, तो आसपास वाला जो जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट है, इन ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनकी जलवायु एक समान होगी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट या हरियाणा को भी एक प्रदेश कह देते हैं। तो मतलब ये जिनकी जलवायु समान हो, तापमान, वर्षा, टेम्परेचर इनमें ज़्यादा अधिक अंतर ना हो, मिट्टी एक जैसी हो, तो उन्हें ज्योग्राफी में क्या कह देते
देखते हैं एक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन शाश्वत विकास का संगठक नहीं है? भाई शाश्वत जो डेवलपमेंट होता है उसमें अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का शाश्वत डेवलपमेंट होता है जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे, मान लो आपको कोई रिसोर्स मिला है, इस रिसोर्स से आप जितना अधिक प्राप्त कर सकते हो ना उतना करो, यानी इष्टतमेतर संसाधन उपयोग, यानी अनिष्टतमेतर मतलब ये कह सकते हैं कि जितना आप चूस सकते हो ना उस संसाधन को, उसका यूज कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41, 1600 मीटर और 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच जो हिमालय के जो शंकुधारी वन है उनकी मुख्य स्पेसीज यानी प्रजातियां पूछी गई है। स्पेसीज यानी प्रजातियां, यानी वनों की कौन सी प्रजातियां देखने को मिलती है आपको शंकुधारी वनों की? तो भाई सिडार, पाइन, साइन, सिल्वर फर, सप्रूस, ये तो टीजीटी लेवल में भी आता है, तो यही सारी देखने को मिलती हैं। और ये सागौन और साखू, सागौन तो ये आपके बिल्कुल नीचे प्लेन एरिया में मिलते हैं, रोजवुड भी नीचे मिलते हैं, और चेस्टनट, चील ये भी नीचे मिलते हैं। तो सबसे इन 1600 मीटर से 3300 मीटर पर आपकी यही वनों की प्रजातियां देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये 50 क्वेश्चंस इस पेपर के मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है पर जरूर देखना, बहुत सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपका इस वीडियो में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों? तो बुंदेलखंड जो पठार है ना वो आपका यूपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ऊपर जो पठार है, जो प्लेट्यू माना जाता है, वो माना जाता है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, ध्यान रखना, बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी दोनों को कवर करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में निम्न में से कौन सा कथन विश्व में सबसे ठंडे आवासित स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है? यानी सबसे ठंडा एरिया की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन सा पड़ता है भाई? द्रास, भारत का द्रास। ठीक है, पहले पर लेह लद्दाख को माना जाता है, दूसरे पर द्रास को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है भाई जो सबसे ज्यादा नहर सिंचाई करता है, उसके एरिया, एग्रीकल्चर एरिया का? तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक तो वो हो गया कि कौन सा स्टेट अधिक यूज करता है, दूसरा आया अपने एग्रीकल्चर एरिया का। क्वेश्चन की सेंस समझना, एग्रीकल्चर एरिया का यानी जितनी वो एग्रीकल्चर करता है उसका अधिकतम पार्ट वो केवल नहरों द्वारा ही सिंचाई करता है। तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आता है कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वृहद हिमालय समय श्रेणी। ठीक है, कश्मीर घाटी और सिंधु नदी घाटी दोनों के बीच जो हिमालय का पार्ट है वो है वृहद हिमालय, जिसे हम ये कह सकते हैं ऊपरी हिमालय, और सबसे ऊंचा हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी आपके इसी पार्ट में पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सी विधि किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोगों के अनुपातों को निरूपित करने के लिए उपयुक्त है? तो देखो क्वेश्चन की सेंस समझो, कोई भी एरिया है उसमें जो अलग अलग भूमि उपयोग है उनमें जो अनुपात यानी उनका जो रेशो है उसको दिखाने के लिए सबसे बेस्ट विधि है पाई डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम, अगर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना तब राइट आंसर रहेगा पाई डायग्राम। ठीक है, इसी तरीके से ही होता है ये पाई डायग्राम, ये जो मैंने बना दिया, इतने परसेंट ये यूज है, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। तो पाई डायग्राम इसे ही कहते हैं। रेशो में जब हम चीजें दिखाते हैं ना कि भाई 70:30, तो इस तरीके से ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, वितरण की बिंदु पद्धति किसका संकेत करती है? जो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डॉट मेथड है वो हमें क्या दिखाती है? वो हमें प्रतीक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती। देखो हम ऑप्शन किस तरीके से हटाएंगे, प्रतीक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती, प्रतीक यानी चिन्ह, और प्रतिमा भी हम नहीं बनाते। डॉट मेथड में केवल हम डॉट बनाते, दो ऑप्शन खत्म। ग्राफिक में भी हम डॉट कभी भी यूज नहीं करते, आपको पता है ना, आप सबने ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल किया हुआ है, ग्राफिक में भी नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो गया? सदर्श मॉडल। तो उसे क्या कहते हैं? सदर्श मॉडल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, विसरण का तुलनात्मक माप निम्न में से क्या है? भाई जो आपने ये पढ़े थे ना, माध्य, बहुलक, माध्य का, ये तो इनमें जो तुलनात्मक माप है विचरण का उसे कहते हैं विचलन गुणांक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, यदि मानचित्र को RF 1:5500 पर बनाया जाता है, यदि मानचित्र को छोटा करके उसका आधा कर दिया जाए तो कौन सी प्रतिनिधि अंश सही होगी? तो देखो जब भी छोटा करने की बात होगी ना तो RF आपका इंक्रीज होगा, इस चीज को ध्यान रखना। छोटा मैप को जितना छोटा करोगे उतना ही RF बड़ा होता जाएगा, और जितना मैप को आप बड़ा करते जाओगे ना
बढ़ा उतना ही RF आपका कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका दुगना, इसने बोला आधा कर दिया तो इसका आधा यानी इसका RF को हम डबल कर देंगे। ठीक है, इसने बोला मानचित्र को आधा कर दिया, यानी पहले आप इतना मानचित्र बना रहे थे, अब आप इसी मानचित्र को आपने इतने में इसी मानचित्र को आप छोटा करके इतना कर दिया, यानी इसका आधा बना दिया, तो जो RF है वो डबल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, सीधा PGT में भी बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। सीधा पूछेगा भाई इतना RF है, अगर हम मैप को दुगना बड़ा बना दें तो RF कितना हो जाएगा, तो मैप को दुगना बड़ा की बात करेगा तो RF छोटा होगा। ठीक है, दोनों में अपोजिट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गाइस, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक शेयर ज़रूर करना और ये ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है PGT ज्योग्राफी या नेट पेड कोर्स लेने का, तो अचीवर्स अकेडमी ऐप ज्वाइन करो। और उसी के साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट को कोर्स लेने से पहले मुझसे बात करनी है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हो 9728771666। क्योंकि अगला आपका जो नेट का एग्ज़ाम होगा वो नियर बाय आपका नवंबर दिसंबर तक ही ना, सॉरी अभी जुलाई में ही होगा। ठीक है, जुलाई में ही होगा बच्चे, तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, आप पूरा कर सकते हो कंसेप्ट क्लियर, और सारी वीडियोज़ को भी देख सकते हो। और अच्छी तैयारी के साथ अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका JRF भी आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नासा भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति वितरण की एजेंसी है। नासा आप सभी जानते हो अमेरिका की सैटेलाइट एजेंसी है। नासा की डिकोडर डेटा NNRMS को भेजती है, जिसकी गतिविधियां विभिन्न स्थायी समितियों द्वारा मार्गदर्शिता दिखाती है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, भारत में समस्त सैटेलाइट डेटा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति वितरण की एजेंसी, गलत। नासा थोड़ी ना हमारी, तो इसरो है भाई, ISRO है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो है, नासा थोड़ी ना, तो पहला कथन गलत। नासा डिकोडेड डेटा इसको भेजती है, उसकी जो गतिविधियां होती है उसको स्थायी समितियों द्वारा मार्गदर्शिता होती है, ये भी गलत। ना तो 1 ना ही 2, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो ये था हमारा 2012 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 75 वाला भी रहता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।